अगला टॉपिक है हमारा इसका इकोनॉमिक्स का, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था से अभिप्राय उस प्रणाली से है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आजीविका कमाते हैं। ठीक है, वह प्रणाली जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आजीविका कमाते हैं उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं और आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की कुछ आधारभूत आर्थिक समस्याएं होती हैं। इन समस्याओं को एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कहते हैं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित 3 केंद्रीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है, किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। सेकेंड, उत्पादन किस प्रकार किया जाए। और थर्ड, उत्पादन किसके लिए किया जाए। फर्स्ट है, किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। तो सबसे पहले प्रत्येक अर्थव्यवस्था की सबसे पहली समस्या है कि क्योंकि जो अर्थव्यवस्था के साधन होते हैं वो सीमित होते हैं, तो अर्थव्यवस्था की ये समस्या होती है कि उन सीमित साधनों का प्रयोग कौन से वस्तुओं का उत्पादन करने में करें, कि कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए जिससे लोगों की अधिकतम आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। इस समस्या के उत्पन्न होने का मुख्य कारण है कि आवश्यकताओं की तुलना में साधन सीमित होते हैं। अगर अर्थव्यवस्था के पास या किसी भी व्यक्ति के पास साधन सीमित नहीं होते, बहुत सारे साधन होते, तो उसके सामने ये समस्या नहीं होती कि किन में उनका प्रयोग करें और किन में ना करें। मतलब फिर तो उसकी सारी की सारी आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाती है। लेकिन आवश्यकताओं की तुलना में साधन सीमित होते हैं और इनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। वैकल्पिक प्रयोग होने का मतलब बताया था कि एक साधन के एक से अधिक प्रयोग होते हैं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को ये चुनाव करना पड़ता है कि किन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाए और किन का त्याग किया जाए। अब देखो, आवश्यकताएं ज़्यादा हैं, उनको संतुष्ट करने वाले जो साधन हैं वो सीमित हैं, तो उसको ये चुनाव करना पड़ेगा कि कौन सी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाए और कौन सी आवश्यकताओं को त्याग किया जाए। जिन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का निर्णय ले लिया जाता है उनके विषय में 2 बातें तय करनी होती हैं। फर्स्ट है, यह निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए। जैसे कौन सी उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं जिसको उपभोग के लिए प्रयोग में लिया जाता है, जैसे चीनी, कपड़ा, गेहूँ, घी आदि का उत्पादन किया जाए। और कौन सी पूंजीगत वस्तुएं होती हैं जो और अधिक उत्पादन करने में सहायक होती हैं, जैसे मशीनों, ट्रैक्टरों आदि का उत्पादन किया जाए। इसी प्रकार यह चुनाव करना पड़ता है कि कौन सी युद्धकालीन वस्तुएं, जैसे बंदूकों, तोपों, टैंकों आदि का उत्पादन किया जाए और कौन सी शांतिकालीन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। सेकेंड, जब एक अर्थव्यवस्था ये तय कर लेती है कि कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है, तो उसे यह भी निर्णय लेना पड़ता है कि उन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। जैसे अर्थव्यवस्था में पहले ये निर्णय ले लिया कि कौन कौन सी उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा, कौन कौन सी पूंजीगत वस्तुओं का। तो उसके बाद उसको ये निर्णय लेना पड़ता है कि उपभोक्ता वस्तुओं का कितना उत्पादन किया जाएगा और पूंजीगत वस्तुओं का कितना उत्पादन किया जाएगा। जैसे यदि कोई अर्थव्यवस्था एक निश्चित समय में अपने सीमित साधनों द्वारा कपड़े और गेहूं का अधिक उत्पादन करना चाहेगी, तो उसे मशीनों का उत्पादन कम करना पड़ेगा। वास्तव में उत्पादक उन्हीं वस्तुओं का उतनी मात्रा में उत्पादन करते हैं जिनसे उन्हें अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, उत्पादन किस प्रकार किया जाए। तो किस प्रकार में ये आ जाएगा कि उत्पादन की कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाए। एक अर्थव्यवस्था की दूसरी मुख्य समस्या है कि वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए या उत्पादन की व्यवस्था कैसे की जाए। इस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक का चुनाव करने से है। जैसे कपड़े का उत्पादन हथकरघों की सहायता से हो सकता है और आधुनिक मशीनों द्वारा भी किया जा सकता है। उत्पादन की कई तकनीकों को अपनाया जा सकता है, जैसे श्रम प्रधान तकनीक, जिसमें श्रम का उपयोग पूंजी की तुलना में अधिक किया जाता है। पूंजी प्रधान तकनीक, जिसमें पूंजी का उपयोग श्रम की तुलना में अधिक किया जाता है। एक अर्थव्यवस्था को यह तय करना पड़ता है कि वह कौन सी तकनीक का प्रयोग किस उद्योग में करें जिससे उत्पादन अधिक कुशलतापूर्वक किया जा सके। उत्पादन की विभिन्न तकनीकों में सबसे कुशल तकनीक वह है जिसके प्रयोग से समान मात्रा का उत्पादन करने के लिए सीमित साधनों की सबसे कम आवश्यकता है। ठीक है, समान मात्रा का उत्पादन करने के लिए जिसमें सीमित साधनों की सबसे कम जरूरत होती है वो तकनीक सबसे अच्छी होती है। अन्य शब्दों में उत्पादन न्यूनतम लागत पर किया जाना चाहिए। किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की कौन सी तकनीक अपनाई जाए, यह है साधनों की उपलब्धता
और उनके सापेक्षिक मूल्यों पर निर्भर करेगा। थर्ड है उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो पहले कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। सेकंड था उत्पादन किस प्रकार किया जाए। और थर्ड है उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो एक अर्थव्यवस्था को यह भी निर्धारित करना पड़ता है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। वास्तव में उत्पादन स्वभोग का मतलब होता है खुद अपने उपभोग के लिए उपभोक्ता जो उत्पादन करने वाला व्यक्ति है वो अपने उपभोग के लिए करें या बाजार में विनिमय के लिए। इस समस्या का संबंध उत्पादन के वितरण से है। इसके मुख्य दो पहलू हैं। प्रथम पहलू का संबंध व्यक्तिगत वितरण से है। इसका अभिप्राय है कि उत्पादन का समाज के विभिन्न व्यक्तियों और परिवारों में किस प्रकार वितरण किया जाए। क्योंकि हम अर्थव्यवस्था के आधार पर कर रहे हैं तो एक अर्थव्यवस्था में जो समाज में विभिन्न व्यक्ति हैं और परिवार हैं उसमें किस प्रकार से वितरण किया जाएगा, इसका संबंध आय के वितरण की असमानता से है। सेकेंड, वितरण की समस्या का दूसरा पहलू कार्यात्मक वितरण से है। इसका संबंध यह ज्ञात करना है कि उत्पादन के विभिन्न साधनों अर्थात भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, ये उत्पादन के 4 साधन होते हैं और जितना भी उत्पादन होता है वो उन सभी 4 साधनों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसमें उत्पादन के विभिन्न साधनों भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम में उत्पादन का बंटवारा कैसे हो, इसका संबंध आय के वितरण की असमानता से नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्पादन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। उसके बाद आगे करना है विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का अध्ययन। तो विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं केंद्रीय समस्याओं का अलग अलग तरीके से समाधान करती हैं। विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है। मतलब जो अर्थव्यवस्था होती है वो कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार से केंद्रीय समस्याओं का समाधान करती हैं। फर्स्ट है बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें आर्थिक क्रियाओं को बाजार शक्तियों की स्वतंत्र अंतर्क्रिया पर छोड़ दिया जाता है। बाजार अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है जहाँ उत्पादकों को यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है कि वो क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन करेंगे। यह निर्णय उत्पादक किस आधार पर लेते हैं ये बाजार में पूर्ति और मांग की शक्तियों पर निर्भर करता है। उत्पादक उन वस्तुओं का उत्पादन करेंगे जिनकी मांग अधिक है और पूर्ति कम है। ऐसी वस्तुएं उत्पादकों को अधिक कीमत और ऊंचे लाभ दिलवाती हैं। उत्पादक उन लागतों का प्रयोग करेंगे जिनसे उत्पादन लागत कम से कम हो ताकि उनके लाभ अधिकतम हो सके। एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में उत्पादक उस वर्ग के लिए उन वस्तुओं का उत्पादन करेंगे जिनकी अधिक कीमत देने में वे सक्षम हैं क्योंकि वे अधिकतम लाभ प्राप्त करने के इच्छुक हैं। जैसे अमेरिका, इंग्लैंड आदि की जो अर्थव्यवस्था है ये पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था है। सेकेंड, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसमें निजी लोगों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था इसमें सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा होता है। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण या दिशा निर्देश किसी केंद्रीय अधिकारी या सरकार द्वारा होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए इससे संबंधित निर्णय सरकार द्वारा नियुक्त किसी केंद्रीय अधिकारी द्वारा लिया जाता है। यह सभी निर्णय अधिकतम सामाजिक कल्याण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर किए जाते हैं क्योंकि जब भी सरकार का हस्तक्षेप होगा तो सरकार का हमेशा यही कोशिश होती है कि सामाजिक कल्याण को ज़्यादा महत्व दिया जाए। बाजार अर्थव्यवस्था के विपरीत केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना नहीं होता। ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है जो केंद्रीय अधिकारी के विचार से समाज के लिए सबसे अधिक उपयोगी हों। उत्पादन की ऐसी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जो समाज के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी हो। जैसे अत्यधिक बेरोजगारी की स्थिति में श्रम प्रधान तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा, न कि पूंजी प्रधान तकनीक का, ताकि बेरोजगारी कम हो। समाज के निर्धन वर्ग के लोगों के लिए पर्याप्त वस्तु सेवाओं का उत्पादन ऐसी स्थितियों में भी होगा जहाँ इन वस्तुओं के उत्पादन से उत्पादनकर्ताओं को कोई लाभ न मिल रहा हो। यहाँ अधिकतम लाभ की तुलना में सामाजिक न्याय को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। जैसे चीन और क्यूबा, इन देशों में ये अर्थव्यवस्था पाई जाती है। थर्ड है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो मुख्य उद्योग होते हैं वो सरकार के अंडर में होते हैं और बाकी कुछ उद्योगों को पूंजीवादी घरानों को सौंप दिया जाता है। तो भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है।
मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार अर्थव्यवस्था और केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था दोनों के गुण शामिल होते हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक क्रियाओं को बाजार शक्तियों की स्वतंत्र अंतर्क्रिया पर छोड़ दिया जाता है, परंतु सरकार अर्थव्यवस्था और बाजार पर अपना नियंत्रण बनाए रखती है ताकि उत्पादन, उपभोग और अन्य आर्थिक क्रियाओं को नियंत्रित किया जा सके। क्या, कैसे और किसके उत्पादन किया जाए, इससे संबंधित निर्णय बाजार शक्तियों और सामाजिक कल्याण दोनों के आधार पर लिया जाता है। उत्पादन के कुछ क्षेत्रों में उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से निर्णय लेने के स्वतंत्र होते हैं, परंतु कुछ क्षेत्रों में सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में उत्पादकों को अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए कपड़े या इस्पात का उत्पादन करने की स्वतंत्रता है, परंतु रेलवे पर सरकार का एकाधिकार होने के कारण सरकार रेल सेवाएं बिल्कुल ही कम कीमत पर उपलब्ध कराती हैं ताकि समाज के निर्धन वर्ग भी ये सेवाएं प्राप्त कर सकें। उसके बाद है उत्पादन संभावना वक्र और केंद्रीय समस्याएं। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या है? आधुनिक अर्थशास्त्री केंद्रीय समस्याओं की व्याख्या करने के लिए उत्पादन संभावना वक्र की सहायता लेते हैं। तो हम भी इसकी सहायता से केंद्रीय समस्याओं का वर्णन करेंगे। इसका वर्णन करने से पहले ये जानना आवश्यक है कि उत्पादन संभावना वक्र से क्या अभिप्राय है। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दिए हुए साधनों, मतलब जितने भी हमारे पास उपलब्ध साधन हैं, दिए हुए साधनों और तकनीकों में, और जो हमारे पास तकनीक है, दो वस्तुओं के उत्पादनों की वैकल्पिक संभावना को प्रकट करती है कि हमारे पास जो निश्चित साधन है और जो निश्चित तकनीक है, उस तकनीक की सहायता से हम कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। ये रेखा दी हुई स्थिति में दो वस्तुओं के उत्पादन की अधिकतम सीमा निर्धारित करती है, इसलिए इसे उत्पादन संभावना सीमा भी कहा जाता है। इस रेखा को रूपांतरण रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि इस रेखा से ज्ञात होता है कि यदि एक वस्तु x का अधिक उत्पादन किया जाता है तो दूसरी वस्तु y से उत्पादन के साधन हटाकर वस्तु x के उत्पादन में लगाए जाते हैं, अर्थात वस्तु y का वस्तु x में रूपांतरण किया जाता है। डेफिनेशन सैमुअल्सन के अनुसार उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं या सेवाओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करती है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के दिए हुए साधनों तथा तकनीक के द्वारा साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति में संभव होता है। क्या उसके बाद है इसकी मान्यताएं। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं। फर्स्ट है उत्पादन के साधनों की स्थिर मात्रा। तो उत्पादन के साधनों की मात्रा स्थिर है। स्थिर होने का मतलब है कि हमें उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, परंतु सीमित मात्रा में उन्हें एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में हस्तांतरण किया जा सकता है। सेकंड, उपलब्ध साधनों का पूर्ण और कुशल उपयोग। अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सभी साधनों का पूर्ण और कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है। थर्ड, स्थिर तकनीक। उत्पादन की तकनीक स्थिर है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। दो वस्तुएं। तो अध्ययन के सरलता की दृष्टि से हम ये मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में केवल दो वस्तुओं या वस्तुओं के दो संयोगों का उत्पादन किया जा सकता है, जैसे गेहूं और कपड़ा, या पूंजीगत वस्तु और उपभोक्ता वस्तु। तो इसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था ये निर्णय लेती है कि वह अपने उपलब्ध साधनों के द्वारा केवल दो वस्तुओं गेहूँ और कपड़े का उत्पादन करेगी, कि उसके पास जितने भी उपलब्ध साधन है उनके द्वारा वो दो वस्तुओं का उत्पादन कर सकती है, गेहूं और कपड़े का। यदि उत्पादन के सारे साधन केवल गेहूं के उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाएं तो 6 टन गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, अगर जितने भी साधन हैं सारे के सारे हमें गेहूं के उत्पादन में लगाएंगे तो 6 टन गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है। और यदि सारे के सारे उत्पादन के साधन केवल कपड़े के उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाएँ तो 12 गांठे कपड़े का उत्पादन किया जा सकता है। यदि अर्थव्यवस्था दोनों वस्तुओं का उत्पादन करती है तो इन सीमाओं के भीतर दोनों वस्तुओं के कई संयोगों का उत्पादन किया जा सकता है। जैसे तालिका 1 है, गेहूं और कपड़े के उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को प्रकट करती है, इसलिए इस तालिका को उत्पादन संभावना तालिका कहते हैं। तो देखो, उत्पादन संभावना तालिका, वस्तुएं हैं गेहूँ और कपड़ा। उत्पादन संभावनाएं, ये संयोग ये है कि गेहूँ अगर 0 होगा, 0 टन गेहूँ का उत्पादन होगा तो कपड़ा 12 गांठे होगा।
बी संभावना, अगर हम गेहूँ बढ़ा देंगे 0 से 2 टन होगा तो जो कपड़ा है उसका उत्पादन कम होकर के 12 से 10 गांठें रह जाएगा। सी संयोग है, अगर गेहूँ और भी बढ़ा देंगे हमें 4 टन हो जाएगा तो कपड़ा 6 हो जाएगा। उसी तरह से जो डी बताया था कि अगर सारे के सारे साधन हमें गेहूँ के उत्पादन में लगा देंगे तो 6 टन गेहूँ का उत्पादन होगा और कपड़े का उत्पादन 0 होगा। तो तालिका से ज्ञात होता है कि यदि ए संयोग का उत्पादन किया जाएगा तो केवल 12 गांठें कपड़े का उत्पादन होगा, परंतु गेहूं का कोई उत्पादन नहीं होगा। और अगर डी संयोग का उत्पादन किया जाएगा तो 6 टन गेहूं का उत्पादन होगा, परंतु कपड़े का कोई उत्पादन नहीं होगा। इन दोनों के अतिरिक्त उत्पादन की कई वैकल्पिक संभावनाएं, जैसे बी 2 टन गेहूं प्लस 10 गांठें कपड़ा, सी 4 टन गेहूं प्लस 6 गांठें कपड़ा। उत्पादन की उपरोक्त संभावना को एक ग्राफ द्वारा प्रकट करके उत्पादन संभावना वक्र ज्ञात किया जा सकता है। तो इसको ग्राफ कैसे बनाओगे, ये OX वक्र है, OX पर गेहूँ दिखाए जाएंगे और ये OY है, यहाँ पे कपड़ा का उत्पादन दिखाया जाएगा। तो अगर सारे के सारे गेहूँ पर लगाते हैं तो 6 टन गेहूँ का उत्पादन होगा। तो जो ये अर्थव्यवस्था का डी संयोग प्राप्त होता है। अगर सारे के सारे कपड़े के उत्पादन में लगाएंगे तो 12 गांठें कपड़े का उत्पादन होगा। अर्थव्यवस्था ए संयोग पर है और इसके बीच में गेहूँ 2 और ये जो कपड़ा है ये 10 गांठें, तो ये बी संयोग प्राप्त होता है। और तीसरा था सी संयोग कि अगर कपड़ा 6 टन है तो गेहूँ 4 टन है, कपड़े की 6 गांठें हैं तो जो गेहूँ है ये 4 टन है, तो सी संयोग प्राप्त होता है। तो ए बी सी डी इन चारों को मिला करके जो ये लाइन प्राप्त होगी ये क्या होगी, उत्पादन संभावना वक्र होगा। ठीक है, अब उत्पादन संभावना वक्र की 2 मुख्य विशेषताएं। फर्स्ट है उत्पादन संभावना वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है। तो उत्पादन संभावना वक्र का ढलान ऊपर से नीचे की ओर बाएं से दाएं होता है। इसका कारण यह है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में दोनों वस्तुओं के उत्पादन को एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। बाएं से दाएं का मतलब ये यहाँ से ऐसे होती है। इसका कारण यह है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में दोनों वस्तुओं को एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। यदि एक वस्तु X का उत्पादन अधिक किया जाएगा तो दूसरी वस्तु Y का उत्पादन कम किया जाएगा। सेकेंड, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के नतोदर होती है। मूल बिंदु के नतोदर होने का मतलब है यह वक्र मूल बिंदु के नतोदर होता कनकेव होता है। इसका कारण है कि X वस्तु के प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए Y वस्तु की पहले की तुलना में अधिक इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। अर्थात X वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने की अवसर लागत Y वस्तु के उत्पादन में होने वाली हानि के रूप में बढ़ने की प्रवृत्ति प्रकट करती है। अन्य शब्दों में उत्पादन बढ़ती अवसर लागत के नियम के आधार पर होगा। ठीक है, मूल बिंदु की ओर नतोदर होने का मतलब है कि ये जो मूल बिंदु है ए संयोग है और जो डी संयोग है इसके बीच में स्थित है। उसके बाद करना तुम्हें इस चैप्टर में अवसर लागत। तो अवसर लागत क्या है? अवसर लागत की धारणा। अवसर लागत की अवधारणा शास्त्र की एक महत्वपूर्ण धारणा है। हम जानते हैं कि उत्पादन के साधन और आर्थिक वस्तुएं सीमित होती हैं और इनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। इसलिए जब हम किसी साधन या आर्थिक वस्तु का उपभोग किसी एक प्रयोग या विकल्प में करते हैं तो दूसरे प्रयोगों या विकल्पों में उपयोग करने के अवसर का त्याग करना पड़ता है। अतः किसी साधन या आर्थिक वस्तु के प्रयोग की अवसर लागत दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रयोग में त्याग के मूल्य के बराबर होती है। अवसर लागत दूसरे सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए विकल्प की लागत है। डेफिनेशन: अवसर लागत आर्थिक वस्तु या साधन के दूसरे सर्वश्रेष्ठ उपयोग या त्यागे गए विकल्प का मूल्य है। तो इसका उदाहरण है, अवसर लागत की धारणा को निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है मोहन, उसके पास नौकरी करने के 4 ऑप्शन हैं। फर्स्ट, बैंक में नौकरी जहाँ से मोहन को 10,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। सेकंड, स्कूल में नौकरी जहाँ से मोहन को 6,000 रुपये पर मंथ प्राप्त होता है। तीसरा, सरकारी दफ्तर में नौकरी जहाँ से मोहन को 8,000 रुपये प्रति महीना प्राप्त होता है। दुकान पर नौकरी करने से मोहन को 600 रुपये प्रति महीने की आय प्राप्त है।
ठीक है, उसके पास 4 ऑप्शन हैं। तो स्वाभाविक है कि मोहन सर्वश्रेष्ठ विकल्प अर्थात बैंक में नौकरी करेगा, जहाँ से उसको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। बैंक में नौकरी करने के फलस्वरूप मोहन को स्कूल, सरकारी दफ्तर और दुकान पर नौकरी करने के विकल्पों के अवसर का त्याग करना पड़ेगा। उसका दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प है सरकारी दफ्तर में नौकरी करने का अवसर, जिसका मूल्य 8,000 रुपये है। इसलिए बैंक में नौकरी करने की अवसर लागत दूसरे सर्वश्रेष्ठ उपयोग का मूल्य था सरकारी दफ्तर में नौकरी से प्राप्त आय 8,000 रुपये होगी, जिसका उसे त्याग करना पड़ेगा। मोहन की अवसर लागत स्कूल में नौकरी से प्राप्त आय या दुकान पर नौकरी से प्राप्त आय नहीं होगी। तो अवसर लागत क्या है कि दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक या दूसरा जो विकल्प है उसको त्यागे गए विकल्प का मूल्य। ठीक है।